बीबीसी दुनिया में आज देखिए, इसराइल और हिजबुल्लाह में तेज हुआ संघर्ष। गाजा में संघर्ष विराम की कोशिशों के बीच इसराइल और हिजबुल्लाह लगातार कर रहे एक दूसरे पर अटैक। इसराइल ने लेबनान में किए हमले, जवाब में हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। दिखाएंगे कौन है वो इसराइली जो फलस्तीनियों को इजरायली सेटलर्स के हमले से बचा रहे हैं। दिखाएंगे इस इसराइली की कहानी, लेकिन पहले हेडलाइंस। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से अमेरिकी अधिकारियों की मुलाकात पर चीन ने जताई आपत्ति। चीनी दूतावास ने कहा दलाई लामा से संपर्क ना करे बाइडेन प्रशासन। कुछ दिन पहले अमेरिका ने बनाया था चीन पर तिब्बत को और स्वायत्तता देने का दबाव बनाने वाला कानून। पोलैंड यात्रा पर गए भारतीय पीएम ने कहा जंग के मैदान में नहीं निकल सकता कोई समाधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने में किसी भी तरह की मदद के लिए तैयार है उनकी सरकार। पोलैंड के बाद यूक्रेन जाएंगे मोदी। और दिखाएंगे पिग बुचरिंग स्कैम पर एक खास रिपोर्ट। करेंगे आगाह कैसे रोमांटिक तरीके से लोगों को फंसाकर निवेश के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं शातिर। इसराइल, गाजा, वेस्ट बैंक और लेबनान में पिछले करीब 10 महीनों से तनाव का माहौल है। हर रोज बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। आए दिन हिंसा, नफरत और संवेदनहीनता की कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं कि इंसानियत से भरोसा उठने लगता है। कवर स्टोरी में आज देखिए एक ऐसे शख्स की कहानी जो इसी नकारात्मक माहौल के बीच अच्छाई की एक मिसाल पेश कर रहा है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बना हुआ है और दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इस्राएली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 10 ठिकानों को निशाना बनाया है। इस्राएली लड़ाकू विमानों ने लेबनान के अंदर हथियार डिपो और मिलिट्री बिल्डिंग्स को निशाना बनाया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इन हमलों में एक शख्स की मौत हुई है, 30 घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इन हमलों की प्रतिक्रिया में गोलान हाइट्स के इलाके में 50 रॉकेट्स दागे हैं और ड्रोन से हमले भी किए हैं। इस्राएली सेना का कहना है कि इन हमलों में एक शख्स घायल हुआ है। और ये सब हमले ऐसे वक्त हो रहे हैं जब गाजा में हमास और इसराइल के बीच जंग रुकवाने की कोशिश हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है और उन्हें सीज फायर और बंधकों की रिहाई से जुड़े समझौते के लिए मनाने की कोशिश की है। अमेरिकी सरकार गाजा में सैनिकों की मौजूदगी जारी रखने की मांग पर नेतन्याहू की आलोचना कर चुकी है। कहां अटका है मामला, जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता योलान नेल। मुझे लगता है कि वो दबाव बनाए रखना चाह रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच बातचीत ऐसे वक्त हुई है जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पिछले कुछ दिनों से मध्य पूर्व के दौरे पर हैं। व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार बाइडेन और नेतन्याहू के बीच बातचीत के दौरान कमला हैरिस भी फोन पर थी और उन्होंने इस्राएली पीएम को हमास के साथ समझौते को हरी झंडी देने को कहा। उन्होंने कहा कि काहिरा में इस हफ्ते के अंत में सीज फायर को लेकर होने वाली बातचीत अहम है और इसमें किसी भी अड़चन को हटाया जाना जरूरी है। हालांकि हमें जो सुनने में आ रहा है उसके अनुसार अमेरिका ने दोनों पक्षों के सामने जो प्रस्ताव रखा है उसे मनवाने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। हमास ने अपने ताज़ा बयान में गजा में जंग पूरी तरह से खत्म करने, इस्राएली सैनिकों की पूरी तरह से वापसी और बंधकों की रिहाई के बदले इस्राएली जेलों में बंद फलस्तीनियों की रिहाई की मांगें दोहराई हैं। इस्राएली सेना ने फलस्तीनियों के गांव पर हमला करने के मामले में 4 यहूदी सेटलर्स को गिरफ्तार किया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली सेटलर्स के कब्जे वाले इलाके में बढ़ती हिंसा की वजह से 1000 से ज्यादा फलस्तीनियों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहता है कि फलस्तीनी इलाकों में बसाई गई बस्तियां अवैध हैं। हालांकि इसराइल इन बस्तियों वाली जगह को अपने पूर्वजों की सरजमीन बताता है। वो इस जगह को अपनी सुरक्षा के लिए भी अहम मानता है। लेकिन अब कई इजरायली एक्टिविस्ट यहां फलस्तीनियों को निशाना बनाने वाले यहूदी सेटलर्स को चुनौती दे रहे हैं। बीबीसी संवाददाता फर्गल कीन ने जॉर्डन वैली के अल फरीसिया से ये रिपोर्ट भेजी। 71 साल के गिल अलेक्जेंडर सालों से कब्जा करने वालों का मुकाबला कर रहे हैं। वो एक धार्मिक यहूदी हैं। सेटलर्स फलस्तीनियों के पशुओं के झुंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गिल के रहते ये होना मुश्किल है। जब मुझे लगता है कि मेरा स्टैंड सही है तो मैं जिन चीजों में विश्वास करता हूँ उसके लिए लड़ने को तैयार हूँ। आप इसे मेरी जिद कह सकते हैं। ये कहानी है एक दोस्ती की जो इन पहाड़ों पर शुरू हुई है, एक फलस्तीनी चरवाहे और इस्राएली जायनवादी शख्स के बीच, जो इन इलाकों में इस्राएली कब्जे का विरोध करते रहे हैं। इस इलाके में अहमद दरागमी की जमीन पर खतरा मंडरा रहा है।
दिक्कत यह है कि हम पहाड़ के नीचे के इलाकों में नहीं जा सकते हैं। हमारे लिए वहां जाना मना है। गिल को उनके रुख के लिए मारा पीटा जा चुका है, लेकिन वो अपने पिता से प्रेरणा लेते हैं जिन्होंने फ्रांस के विद्रोह में हिस्सा लिया था। मेरा मानना है कि हम एक ऐसा देश नहीं बन सकते जहां एक आबादी पर बलपूर्वक शासन करना पड़े। यहाँ का विवाद भी वही है जो बाकी जगहों पर है, जमीन और उस पर किसका नियंत्रण होगा। कई पीढ़ियों से यहाँ पर काम करने वाले चरवाहे या फिर इजरायली सरकार द्वारा समर्थित सेटलर्स का। यहाँ सेटलर्स ने अहमद को घेर रखा है। वो एक महिला एक्टिविस्ट पर हमला भी करते हैं। इस घाटी के दक्षिण में पशुओं के झुंड को भगाया जा रहा है। सेटलर्स चरवाहों पर ताने कस रहे हैं। यहाँ काम करने वाले एक्टिविस्ट का कहना है कि सुरक्षा बल शायद ही कभी उनकी मदद करते हैं, बल्कि वो सेटलर्स का पक्ष लेते हैं। आपको क्या लगता है वो क्या चाहते हैं? वो नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ रहें, वो चाहते हैं कि हम चले जाएं। उधर यरूशलेम में शाई रोजेनगार्टन का मानना है कि ये सेटलमेंट्स यहूदियों के पूर्वजों की सरजमी का जो विचार है उसका अहम हिस्सा है। शाई के पूर्वज यहूदी होलोकॉस्ट में बचे थे, लेकिन उनका मानना है कि ये एक्टिविस्ट इसराइल की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। वो इजरायली सेना को कमजोर कर रहे हैं और शांति के हमारे प्रयासों को खतरे में डाल रहे हैं। हालांकि गिल कहते हैं कि ऐसा नहीं है। उनका मानना है कि वैली में शांति के लिए कब्जे का विरोध जरूरी है। आप जब मुझे मिले तो क्या आपको समझ आया कि सभी इजरायली एक जैसे नहीं होते? मुझे पता है, सबको पता है, हर इजरायली एक जैसा नहीं होता और हर अरब भी एक जैसा नहीं होता। अगर ये हमारे ऊपर होता तो कल ही शांति स्थापित हो जाती। और ये इनके हाथ में नहीं है। इस घाटी में डर और गुस्से के बीच ऐसे लोग अलग थलग पड़ चुके हैं। और कार्यक्रम में आगे बताएंगे क्या होता है पिग बुचरिंग स्कैम और क्या हुआ जब बीबीसी संवाददाता को ऑनलाइन मिला एक ऐसा स्कैमर। और अमेरिका के शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का अधिवेशन जारी है। कल रात इस अधिवेशन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ओप्रा विनफ्री जैसी कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हुईं। बुधवार रात को इस कन्वेंशन को डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार टिम वॉल्ज ने संबोधित किया और विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी उनके निशाने पर रही। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी बस अमीरों और अतिवादी रुख रखने वालों के लिए काम करती है। देखिए बीबीसी संवाददाता गैरी ओडानियो की रिपोर्ट। डेमोक्रेट्स के कार्यक्रम में सेलिब्रिटीज की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मिशेल ओबामा की तरह ही ओप्रा विनफ्रे ने भी नारा दिया, डू समथिंग, यानी कुछ कीजिए। And what we're going to do is elect Kamala Harris as the next president of the United States. लेकिन लोग राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी भूले नहीं हैं। उन्हें इस चुनाव से पीछे हटने को कहने वाली नैन्सी पेलोसी तक ने उन्हें याद किया। Thank you, Joe. राष्ट्रपति पद संभाल चुके 2 शख्स यहाँ आ चुके हैं और अब बारी थी तीसरे की, जो कि अब भी लोकप्रिय हैं। 2 days ago I turned 78, the oldest man in my family of 4 generations. And the only personal vanity I want to assert is I'm still younger than Donald Trump. हर अधिवेशन में चमक धमक और ग्लैमर की जरूरत पड़ती है और यहाँ भी ऐसा ही देखा जा रहा है। लेकिन आज गवर्नर टिम वॉल्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। 2 हफ्ते पहले तक शायद आपने उनका नाम तक न सुना हो, लेकिन अब वो कमला हैरिस की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। हाई स्कूल टीचर, स्पोर्ट्स कोच, नेशनल गार्ड में 20 साल तक काम करने का अनुभव। वॉल्स के करियर का जिक्र करके उनकी छवि चमकाई जा रही है। Kamala Harris is going to stand up and fight for your freedom to live the life that you want to lead. Because that's what we want for ourselves and it's what we want for our neighbors. और ये पूरा राजनीतिक माहौल इसलिए बनाया गया है आज रात होने वाले कमला हैरिस के भाषण के लिए, उनके करियर के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण पल के लिए।
और पिग बुचरिंग ऑनलाइन स्कैम, क्या इसके बारे में आपने पहले कभी सुना है? ये एक तरह का रोमांटिक स्कैम होता है जिसमें स्कैमर्स एक फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों से फर्जी निवेश करवाते हैं और इसमें जो पैतरे स्कैमर्स अपनाते हैं उनसे आप शायद ही वाकिफ होंगे। बीबीसी के साइबर कॉरेस्पॉन्डेंट जो टाइटी को इंस्टाग्राम पर स्कैमर्स ने जेसिका नाम की एक महिला बनकर निशाना बनाने की कोशिश की। फिर जो टाइटी ने कैसे स्कैमर्स का पता लगाया, देखिए इस रिपोर्ट में। ये सब शुरू हुआ इंस्टाग्राम पर एक रैंडम मैसेज से। आकर्षक दिखने वाली जेसिका नाम की एक महिला ने मुझे अपनी तस्वीरें भेजी और कहा कि वो अमेरिका के शिकागो से हैं। वो मुझे जानना चाहती थी। और मैं शुरू से ही जानता था कि ये एक तरह का स्कैम है और ये वही था, पर मुझे पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा खेल जारी रखा जाए। हफ्तों तक जेसिका शाम 4 बजे मुझे मैसेज भेजकर बातचीत की शुरुआत करती रही। उसने मुझे खूबसूरत कहा और वो बहुत फ्लर्ट कर रही थी। उसने कहा कि उसे एक ईमानदार, उदार और समझदार पुरुष की तलाश है। मैं देखना चाहता था कि क्या ये तस्वीरें सही में किसी असली इंसान की हैं। ऐसी तस्वीरों को कई स्कैमर्स डेटिंग साइट्स पर इस्तेमाल कर रहे थे और ये है असली शख्स, एक जर्मन इन्फ्लुएंसर। तो मैंने सोचा कि उन्हें आगाह कर दूं। और 4 हफ्तों से ज्यादा समय के बाद जेसिका ने मुझे बताया कि वो क्रिप्टो करेंसी की वजह से कितनी अमीर हो गई हैं। जेसिका ने मुझे क्रिप्टो करेंसी से हुए मुनाफे के स्क्रीनशॉट्स भेजे। मुनाफा था $47,000 और वो यही कह रही थी कि तुम भी अमीर बन सकते हो। तो जैसा कि मुझे शक था, ये वाकई एक पिग बुचरिंग स्कैम है। पिग बुचरिंग स्कैम एक बड़ी परेशानी है। अमेरिका की FBI के मुताबिक ऐसे स्कैम्स की वजह से उन्हें अनुमानित $3 अरब का नुकसान हुआ है। स्कैमर्स ने जेसिका नाम का इस्तेमाल पहले भी किया हुआ है। स्कैमर्स लोगों को प्यार के रिश्ते में फंसाते हैं और फिर फर्जी स्कीम में ज्यादा निवेश के लिए राजी कर लेते हैं। पैसे लगवाने के बाद वो उनके पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। मैं निवेश के लिए तैयार हो गया। फिर जेसिका ने मुझे कुछ शर्तें बताईं जो वो चाहती थीं कि मैं मानूं। मुझे उसे मिस क्वीन बुलाना होगा, जैसा वो बोले मुझे बिल्कुल वैसा करना होगा, और फिर वादा करना होगा कि मैं शिकागो उससे मिलने पहुंचूं और मुनाफे के कुछ हिस्से से उसके लिए रोमांटिक गिफ्ट खरीदूं या उसे खाने पर ले जाऊं। जेसिका ने अब मुझसे कुछ पैसे खर्च करने को कहा है। मैंने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 200 पाउंड्स हैं और ये काफी दिलचस्प रहा कि जेसिका ने मुझे ये एहसास करवा दिया कि मैं कितना गरीब हूँ। हम पिछले 1 घंटे से फर्जी ट्रेडिंग की काफी पेचीदा प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं और मैं देख पा रहा था कि मेरा मुनाफा बढ़ रहा है, पर यह सब फर्जी था। इस सब ने मुझे इस पूरी प्रक्रिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर हल्का सा भी प्यार का एहसास इस प्रक्रिया में ना हो तो कोई भी इसमें नहीं फंसेगा। जेसिका ने मुझसे कई बार स्क्रीनशॉट्स शेयर किए और गलती से एक ऐसी तस्वीर भेज दी जिस पर चीनी भाषा में कुछ लिखा था। शायद वो उस स्कैमर की प्लेबुक का हिस्सा रहा होगा जिसके लिए वो काम कर रही थी। और इस अकाउंट से जो पहली तस्वीर पोस्ट हुई उसमें भी एक सुराग है जिसमें एक ट्रॉली दिखती है जो चीन में बनी लगती है। उसके क्रिप्टो वॉलेट्स डिटेल्स को देखकर मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये लोग बहुत सारा पैसा बना रहे हैं। मैंने उससे कई बार पूछा और फिर ये साफ हो गया कि वो पैसे मुझे वापस नहीं मिलेंगे। तो अब मैं जेसिका से बात करूंगा। कई बार ऐसे लोग जो पिग बुचरिंग स्कीम्स में शामिल होते हैं वो खुद इसके पीड़ित भी होते हैं। वो एक बड़े कॉल सेंटर का हिस्सा होते हैं जो आपका पासपोर्ट लेकर आपको फंसा लेते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जेसिका का अकाउंट कौन चला रहा है। मैंने समझाया कि मैं एक रिपोर्टर हूँ। मैंने पूछा कि क्या उसे जबरन पिग बुचरिंग स्कैम करवाया जा रहा है। फिर उस महिला या पुरुष ने कहा हाँ, और कहा कि वो दुबई में है और अगर उसने आज रात $500 उन्हें नहीं दिए तो उसे पीटा जाएगा और 10 लोग उसका रेप करेंगे। हमने 8 हफ्तों तक एक दूसरे के साथ नाटक किया और अब उन लोगों ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। स्कैमर ने कहा कि पैसे के बिना कोई बातचीत नहीं होगी और अब वो मुझसे पैसे निकलवाने के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। मुझे भरोसा नहीं कि जो भी उन्होंने कहा वो सच है। मुझे लगता है कि वो मुझसे पैसे निकलवाने के लिए नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। और फिर उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। हमने इंस्टाग्राम को इस अकाउंट के बारे में रिपोर्ट किया और अधिकारियों को इसकी डिटेल्स भेज दी। एलिप्टिक के क्रिप्टो रिसर्चर्स ने मुझे बताया कि जेसिका की स्कीम चीन के स्वामित्व वाली एक बड़ी पिग बुचरिंग रिंग का हिस्सा है। उन्होंने पिछले ही महीने लगभग $2 लाख कमाए। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे। BBC हिंदी की वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज और YouTube चैनल पर लाइव।